बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की एक्सरसाइज है 10th क्लास के आर्ट्स के मैथ्स के हवाले से, जिसमें हम 6.2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है ये। तो 6.2 को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की पहचान होना ज़रूरी है कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो जब तक आपको इन मैट्रिक्स की पहचान नहीं होगी, 6.2 आपको समझ नहीं आएगी। तो पहले इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं जी। तो सबसे पहले मेरे पास है जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स से कहते हैं मैट्रिक्स विद ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये देखिए 1 और 2 लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही रो है। ऑर्डर भी 1 × 2 बन रहा है, तो 1 पहले रो होती है फिर कॉलम होता है। तो इसमें बेसिकली एक रो है, 2 कॉलम है। कॉलम से हमें गर्ड्स नहीं है, हमें सिर्फ रो देखनी है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। साथ एग्जाम्पल लिख देनी है। फिर है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स विच ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जैसे देखें एक कॉलम है, 2 रोज हैं, तो रोज से हमें कोई गर्ज नहीं है, यहाँ पे हमने सिर्फ कॉलम को देखना है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 कॉलम होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फिर है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से कहते हैं इफ इन अ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं होंगे, नॉट इक्वल होंगे, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये देखें जी, ए बराबर है 2 और 5 के, बी बराबर है मेरे पास 3 और 4 के, सी बराबर है मेरे पास 1 2 7 3 4 और 5। तो अगर मैं इनका ऑर्डर लिखूं तो ए का ऑर्डर मेरे पास बनता है, ऑर्डर लिखते हैं R × C से, पहले रोज आती है फिर कॉलम आता है। तो इसका बन जाएगा 1 रोज है 2 कॉलम है, 1 रोज है 2 कॉलम है, तो 1 × 2, ये इसका ऑर्डर बन जाएगा। अगर मैं इसका ऑर्डर बनाऊँ तो ऑर्डर होता है R × C, रोज के अंदर आ जाएंगे 2, कॉलम हो जाएंगे 1। अगर मैं सी का ऑर्डर आपको बताऊं तो इसके मेरे पास रोज है 2 और कॉलम मेरे पास है जी 3, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2 × 3। तो देखें जी, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर आपस में मैच नहीं कर रहा, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होंगी उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से कहते हैं इंतहाई आसान है जी। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ये देखें यहाँ पर इक्वल नहीं थी रोज एंड कॉलम, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगी, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे P बराबर है 2 0 -3 1, Q बराबर है 1 3 5 2 4 6 3 5 7। तो इसके आप ऑर्डर बनता है 2 × 2, यानी 2 कॉलम्स और 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स और 3 रोज हैं, आपस में दोनों बराबर हैं, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद है जी जीरो या नल मैट्रिक्स से कहते हैं इफ़ ऑल द एलिमेंट इन द मैट्रिक्स आर जीरो। अगर एलिमेंट तमाम मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट आपके जीरो होंगे तो उसको हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए एग्जांपल लिखी हुई है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है और वो जीरो है, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसे नल मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर 2 हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, 1 रोज और 2 कॉलम्स है, दोनों जीरो हैं, तो ये भी मेरे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो देखिए तीनों 4 एग्जाम्पल लिखी हुई है, आसान लफ्ज़ों में तमाम एलिमेंट अगर मैट्रिक्स के अंदर जीरो होंगे उसे हम नल मैट्रिक्स कहेंगे या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद जी मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से कहते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगी, तो डायगोनल के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, यानी कि रोज और कॉलम आपस में बराबर होंगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन द डायगोनल आर जीरो। कहते हैं कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट सिवाय एक एलिमेंट के जीरो हो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कि एटलीस्ट पहली शर्त यह है डायगोनल की कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट जीरो होना चाहिए, इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल देखें जी, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, 2 × 2 और एक एलिमेंट जीरो है। नंबर ऑफ रोज बी के अंदर नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, एक एलिमेंट जीरो है। यहाँ पर भी देखें सी के अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। तो पहली कंडीशन ये थी, पहली शर्त ये थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए। और दूसरी शर्त ये थी कि उसमें एक एलिमेंट एटलीस्ट जीरो होना चाहिए। फिर है जी स्केलर मैट्रिक्स।
बच्चे डायगोनल को और स्केलर को मिक्स कर देते हैं, लेकिन इन दोनों को याद रखने का इंतहाई आसान तरीका ये है कि ये जो ऊपर डायगोनल मैट्रिक्स होगा ये ही स्केलर मैट्रिक्स होगा। बस डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जीरो के अलावा जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग इक्वल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर भी एलिमेंट इक्वल होंगे लेकिन सेम होंगे जीरो के अलावा वाले एलिमेंट, जो स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखें जी, जीरो और जीरो यहाँ पे था, ये तो हमारे पास डायगोनल में भी आ रहा है जीरो जीरो सेम, लेकिन यहाँ पर जो 5 और 5 रिमेनिंग था वो दोनों सेम थे। ये देखें, ये दोनों भी सेम थे, ये 4 भी यहाँ पे सेम था। तो स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें एक एलिमेंट के अलावा आसान लफ्ज़ों में जो बाकी एलिमेंट होंगे वो तमाम के तमाम सेम होंगे, मैच करते होंगे, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है जी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स यानी जो स्केलर था ऊपर था, हैविंग ईच एलिमेंट इक्वल टू I1, जिसमें तमाम एलिमेंट 1 के बराबर होंगे, यानी 1 और 0 वाली वैल्यूज़ होंगी सिर्फ, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको हम इससे डोनेट करते हैं I से। तो मेरे पास आगे देखो उन्होंने मिसाल भी लिखी हुई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कि I बराबर है 1 के, I बराबर है 1 0 0 1 के, I बराबर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर वो कहता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से कहते हैं। ट्रांसपोज कहते हैं जी रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में लिखने का अमल ट्रांसपोज कहलाता है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, कहता है कि लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है m मल्टीप्लाई n, देन द मैट्रिक्स n मल्टीप्लाई n ऑब्टेन बाय द इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए। कहता है जब ए की रोज और कॉलम को आपस में चेंज कर देंगे वो उसका ट्रांसपोज बन जाएगा। ये देखें जी, ए बराबर है ए बी सी डी, ये देखें ये इसकी रोज हैं, ये इसके कॉलम है, तो रोज को कॉलम में लिखने का अमल, यानी कि ये ए बी है, इसको ऐसे लिख देंगे, ए बी को ऐसे लिख देंगे, ये रोज थी कॉलम में चेंज कर दिया, ये सी डी मेरे पास रो थी इसे कॉलम में चेंज कर दिया, ये ए का ट्रांसपोज आ गया। बी की वैल्यू लिखी हुई है, एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ, 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो रोज को कॉलम में, यानी इन तीनों को आपने यूं लिख देना है, इन तीनों को आपने कॉलम की शक्ल में और इन तीनों को आपने कॉलम की शक्ल में, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर सवाल में कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कहते हैं, कहता है कि अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा इसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखें जी, A इज इक्वल टू पी क्यू आर, ये ए की वैल्यू थी, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो मैंने रोज को चेंज करना है कॉलम में, तो इन दोनों का मैं लिख दूंगा इन शेप ऑफ कॉलम। ये देखें P और Q, ये भी रोज थी Q और इसे भी कॉलम की शक्ल में लिख दूंगा Q और R। तो देखें A और A का ट्रांसपोज आपस में बराबर आ रहा है, इसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। लास्ट डेफिनेशन मेरे पास है जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कहते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल आएगा माइनस ए के तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। देखें ए की वैल्यू लेट्स सपोज हमारे पास गिवन है 0 -2 3 2 0 4 -3 -4 0। इसका हम ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो इन तीनों को आपने यूं लिख देना है 0 -2 3, ये देखें जी 0 -2 3। फिर इन तीनों को आपने इन शेप ऑफ कॉलम लिख देना है 2 0 4 2 0 4। फिर -3 -4 और 0 को आपने इन शेप ऑफ कॉलम लिख देना है, तो इन तीनों को आपने यूं लिख देना है -3 -4 0। तो ये मेरे पास आ गया बेसिकली ए का ट्रांसपोज। लेकिन वो कहता है कि ए का हमने इसको लिखना है, ए का ट्रांसपोज -1 के इक्वल होना चाहिए। मैंने इसमें से माइनस को कॉमन निकाला तो जो प्लस वाली वैल्यू थी वो माइनस में हो जाएंगी, माइनस वाली प्लस में। 0 के साथ कोई भी साइन नहीं था, एज इट इज आ जाएगा। 2 प्लस का था, मैंने माइनस कॉमन निकाला हुआ है, 2 प्लस का था तो मेरे पास माइनस का हो जाएगा। 3 माइनस का था तो 3 प्लस का हो जाएगा। 2 माइनस का था 2 प्लस का हो जाएगा। 0 एज इट इज आ जाएगा। -4 था +4 हो जाएगा। 3 प्लस का था माइनस को हो जाएगा। 4 प्लस का था माइनस को हो जाएगा। 0 एज इट इज आ जाएगा। तो ये देखें जो -a की मेरे पास वैल्यू आई है बेसिकली ये मेरे पास a ट्रांसपोज की ही वैल्यू थी। तो ये देखो अपनी कंडीशन भी यही थी कि a ट्रांसपोज जो होगा वो -a के इक्वल आएगा। तो ये देखें ये a का ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर ही आ रहा है। इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ जी। तो एक्सरसाइज नंबर 6.2 मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे वो कहता है आइडेंटिफाइड रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स।
कि नीचे जो मैट्रिसेस दिए गए हैं आपको ए से लेके एच तक, वो आपने बताने हैं कि ए कौन सा मैट्रिक्स है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया है। ए मेरे पास वैल्यू है 3 1 1 1, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने आंसर लिख देना है ए इज इक्वल टू रो मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू रो मैट्रिक्स। तो b की वैल्यू मेरे पास गिवन है, b इज इक्वल टू 5 + 2 4 2 और 6। तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, b इज इक्वल टू 5 और 2 मेरे पास 7 हो जाएंगे, 4 एज इट इज आ जाएगा, 2 और 6। तो ये देखें इस, तो b की वैल्यू मेरे पास है 7 4 2 और 6, तो ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है b इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है। और स्क्वायर मैट्रिक्स की मैंने आपको डेफिनेशन भी यही बताई थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम बराबर होंगे वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम है। तो सी मैट्रिक्स की मेरे पास वैल्यू गिवन है a + x और b + y। तो इससे अगर मैं सोल्व करूं तो c इज इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो ये मेरे पास ax आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास by आ जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है और 2 रोज है, तो हमने सिर्फ कॉलम को देखना है कि एक कॉलम है, तो c मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे c इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो डी मैट्रिक्स की मेरे पास वैल्यू गिवन है 2 4 1 3। तो आपने नीचे आंसर लिख लेना है डी इज इक्वल टू, देखिए इसमें 2 कॉलम्स और 2 रोज हैं। तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होंगे। तो डी का मेरे पास आंसर आ जाएगा, डी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैं नीचे लिख दूंगा डी इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो ई वाला कॉलम है मैट्रिक्स है उसकी तरफ हम चलते हैं। ई की वैल्यू मेरे पास है जी, तो ई इज इक्वल x - 2 b और 5। तो देखें इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास बराबर हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होंगे वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा e इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा e का। तो e के बाद मेरे पास वैल्यू गिवन है f की। तो f की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1 3 2 2 4 5 और 1 - 5 0। तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में बराबर है। तो f भी मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ f इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास इसके बाद e वाली वैल्यू गिवन है। तो f के बाद आता है जी g, और g की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1 2 4 5 7 8 जी। तो जी मेरे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, रेक्टेंगुलर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो तो वो मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। तो देखें इसके अंदर बेसिकली रोज मेरे पास थी 2 और कॉलम मेरे पास थे 3। तो रोज और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, तो जी मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा जी। तो h की वैल्यू मेरे पास गिवन है सिर्फ 0। तो इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, लेकिन सवाल में उसने कहा था सिर्फ रो मैट्रिक्स बताने हैं, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताने हैं। तो उसने नल मैट्रिक्स का नहीं कहा था। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि ये h इज इक्वल टू 0 है तो ये कौन सी वैल्यू है, तो आप लिख देंगे नल मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू जिसके तमाम एलिमेंट 0 हों तो हमारा नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे कहता है आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिसेस एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आपने बताना है कि डायगोनल कौन से हैं, स्केलर मैट्रिसेस कौन से हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से हैं। तो इसके लिए आपको डेफिनेशन पता होना शुरू चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स से कहते हैं, स्केलर किसे कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कहते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में बताया हुआ है। तो पहला मेरे पास ए की वैल्यू गिवन है 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0। तो ये मेरे पास बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें एक एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट 0 होंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मैं लिख देता हूँ A इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स
जी तो अभी लिख दिया है A इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स। अब B की वैल्यू गिवन है 7 0 0 0 7 0 0 0 7। तो B मेरे पास बेसिकली क्या है, B भी मेरे पास बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर भी एक एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो है। तो B भी मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ B एक और मैट्रिक्स भी है जिसको मैं कह दूंगा B मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स से कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जीरो के अलावा बाकी जो तमाम एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो B का जो मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो ये मेरे पास B का आंसर आ गया कि B डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो C मैट्रिक्स की वैल्यू मेरे पास गिवन है 0 0 0 0 0 0 0 0 4। तो C मेरे पास क्या हो जाएगा, C मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो है, तो ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आपने अगर डेफिनेशन अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको समझ आएगी। इसको मैं स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकता, क्योंकि स्केलर के अंदर तमाम एलिमेंट सेम होने चाहिए, यहाँ पे सेम नहीं है, तो C मेरा डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो D की तरफ चलते हैं। D की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो D मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी बन जाएगा, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स, और D मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स भी बन जाएगा। ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट हैं जीरो के अलावा वो तीनों के तीनों सेम है। तो D मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी बन जाएगा और D मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स भी बन जाएगा। तो ये मेरे पास D का आंसर आ गया। D के बाद मेरे पास है जी E के वैल्यू मेरे पास नीचे गिवन है। हमने बताना था कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो E का मेरे पास जो है वो मेरे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों होगा, क्योंकि एक एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो है। तो D के आगे, E के आगे मैं लिख दूंगा इस E के आगे कि E मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स, E इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा इसको मैं स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकता हूँ। स्केलर मैट्रिक्स क्यों कहूँगा, क्योंकि देखें जीरो के अलावा जो बाकी एलिमेंट थे वो सेम थे, तो E मेरा स्केलर मैट्रिक्स भी बन जाएगा। तो ये E की जो है मेरे पास वैल्यू गिवन है, इसके दो आंसर है, E डायगोनल मैट्रिक्स भी है और C मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स भी है। जी तो F इज इक्वल है 8 0 0 0। तो F मेरे पास आ जाएगा जी डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें एक एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हो, तो वो मेरा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो F इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। F के बाद वैल्यू मेरे पास गिवन है G की वैल्यू मेरे पास है जी G की वैल्यू मेरे पास गिवन है जी K 0 0 0 K 0 0 0 K। तो G मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी बन जाएगा और G मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स भी बन जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए बनेगा, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ G इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स। G मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए बनेगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हैं, तो ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। और G मेरा स्केलर मैट्रिक्स इसलिए बनेगा क्योंकि इसमें जीरो के अलावा जो बाकी तमाम एलिमेंट्स गिवन है वो सेम है। तो G मेरा स्केलर मैट्रिक्स भी है, G मेरा स्केलर मैट्रिक्स भी है और G मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो इसके बाद एक वैल्यू रह गई है, हमने सारे बता दिए हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बताया, तो क्वेश्चन में D की वैल्यू मेरे पास गिवन थी। ये मेरे पास D की वैल्यू गिवन थी। सवाल के शुरू में मैंने आपको बताया था कि D मेरे पास जी डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो है। फिर मैंने बताया था D मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसमें जीरो के अलावा जो बाकी एलिमेंट है डायगोनल वो सेम है। और D को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहेंगे क्योंकि इसके अंदर जीरो और वन वाले एलिमेंट है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ D इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और पीछे मैं लिख चुका हूँ कि D मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 6.2 का फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने नीचे दिए गए मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो A मेरे पास गिवन है 3 4 -1 4। और आपको पता है कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को कॉलम में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रोज को आपने कॉलम में चेंज कर देना है, कॉलम को आपने रोज में लिख देना है। ये मेरे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। तो देखें ये इसकी रोज थी दोनों, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ 3 और 4। ये रोज थी तो इसे मैंने इन शेप ऑफ कॉलम लिख दी। तो ये मेरे पास A ट्रांसपोज का आंसर आ गया। AT का मतलब है A ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन नंबर A का ये आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर B मेरे पास है
बी की वैल्यू मेरे पास है जी -3, -2, -1 और 4। हमने बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो रोज़ को कॉलम में लिख देते हैं। लेकिन जी ये रोज़ है -3, इसको मैंने लिख दिया इन शेप ऑफ कॉलम -3, -2, और इस रो को भी मैंने कॉलम की शेप में लिख दिया -1 और 4। तो ये मेरे पास बी ट्रांसपोज का आंसर आ गया। सी की वैल्यू मेरे पास गिवन है जी A-B, C और D। इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो सी के ऊपर टी लिख देना है। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं इन शेप ऑफ कॉलम लिख दूंगा। ए और -B को तो मैंने लिख दिया A-B, यहाँ पे था C और D, इसे भी इन शेप ऑफ कॉलम लिख दिया। तो ये मेरे पास सी ट्रांसपोज का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर डी मेरे पास है जी D इज इक्वल टू LMNPQRABC। इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो D ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रोज को कॉलम की शेप में लिख दें आप। LMN है, इसे आप यूँ लिख दें M, और NPQR है तो लिख दें PQRABC है, तो इसे भी इन शेप ऑफ कॉलम लिख दें ABC। तो ये मेरे पास D ट्रांसपोज का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो क्या कहता है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास ये लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई ऑल रो मैट्रिसेस इफ। कहता है कि ABCDF की वैल्यू आपके पास गिवन है। आपने सिर्फ बताना है कि इन ABCDF में से आपके पास कौन से रो मैट्रिसेस हैं। तो इसको मैं यहीं पे आपको सोल्व करवा देता हूं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आपके पास जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ, ए मेरा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ए के बाद देखें बी के अंदर 2 कॉलम 2 रोज है, तो ये नहीं होगा। सी के अंदर सिर्फ मेरे पास एक रो है, सी के अंदर सिर्फ मेरे पास एक रो है, तो सी मेरे पास बिल्कुल रो मैट्रिक्स हो जाएगा। सी के बाद डी के अंदर मेरे पास 3 कॉलम 3 रोज है, ये नहीं होगा। एफ के अंदर भी मेरे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। तो ए बी सी डी ई के अंदर सिर्फ ए और सी मेरे पास रो मैट्रिक्स हो जाएगा। हमने लिख देना है A इज इक्वल टू 3 4 5 रो मैट्रिक्स, C इज इक्वल टू EFG मेरे पास रो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे वो कहता है आइडेंटिफाई ऑल कॉलम मैट्रिसेस इफ, कि आपने सिर्फ अब कॉलम मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर देखें A के अंदर सिर्फ एक कॉलम है, तो A मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। बी के अंदर 2 कॉलम है तो बी नहीं आएगा। सी के अंदर सिर्फ एक कॉलम है तो सी भी मेरा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। सी के बाद डी के अंदर 3 कॉलम और 3 रोज हैं, तो सी डी मेरा कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। ई के अंदर सिर्फ एक कॉलम है तो डी मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। एफ के अंदर मेरे पास एक रो है और 3 कॉलम है, तो ये भी मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो कॉलम मैट्रिसेस हैं वो ए है, सी है और एफ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे वो कहता है आइडेंटिफाई ऑल कॉलम मैट्रिसेस इफ, कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर से सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो कहता है आइडेंटिफाई ऑल कॉलम मैट्रिसेस। तो इसमें कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं? ए के अंदर 2 कॉलम 2 रोज है तो ये तो नहीं होगा। बी के अंदर 3 कॉलम 3 रोज है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। सी के अंदर सिर्फ एक कॉलम है तो सी हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ। सी के बाद डी के अंदर 2 कॉलम 2 रोज है, नहीं होगा। ई के अंदर एक रो और 3 कॉलम है तो ये भी नहीं होगा। एफ के अंदर 2 कॉलम 2 रोज है तो एफ भी मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सिर्फ सी वाली जो वैल्यू है वो मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे वो ये कहता है आइडेंटिफाई ऑल 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, कि आपने 3 मल्टीप्लाई 3 वाले स्क्वायर मैट्रिक्स बताने हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होंगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। और सवाल में कहता है आपने वो बताना है जिसमें 3 कॉलम और 3 रोज हो। तो देखें जी ऑर्डर हम लिखते हैं R मल्टीप्लाई C से। क्वेश्चन यहीं पर सोल्व करने का मकसद ये है कि जल्दी से वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो R मल्टीप्लाई C, R का मतलब रोज, C का मतलब कॉलम। तो क्वेश्चन नंबर ए के अंदर मेरे पास बेसिकली 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो क्वेश्चन नंबर ए का मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। अगर मैं बी की बात करूं तो ऑर्डर लिखते हैं जी R मल्टीप्लाई C से। तो पहले रोज आती हैं। सी के अंदर बेसिकली मैं नीचे लिख रहा हूँ सी का, सी के अंदर रोज है मेरे पास 3, ये देखिए 1 2 3, और कॉलम है मेरे पास 1। इसी तरह अगर मैं सी की बात करूँ, इसकी सी की बात करूँ, तो इसका अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा तो मेरे पास R मल्टीप्लाई C ऑर्डर होता है। पहले रोज आती हैं तो रोज इसमें 1 है और कॉलम इसमें 3 है। तो जो 3 मल्टीप्लाई 3 वाले स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिर्फ मेरे पास ए के अंदर आ रहे थे कि ए इज इक्वल है 3 मल्टीप्लाई 3। तो आपने लिख देना है ए इज इक्वल टू, जहां मैं सर्कल बना रहा हूं और साथ टिक लगा रहा हूं कि ए मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 जो उसने कहा था 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मैट्रिक्स बताएं, वो सिर्फ हमारे पास ए है। आपने लिख देना है
ए इज इक्वल टू ये तमाम वैल्यू और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 का। तो 6.2 चैप्टर की वीडियो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला 6.3 में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।